हेलो बच्चों, हम लोग आज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का ये लास्ट वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर का जो वेव नेचर है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में आपको मैं यहाँ पर कंप्लीटली बताऊंगा, है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रॉगली ने क्या एक्सप्लेन किया था, इसके बारे में पूरा हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, एनसीईआरटी के लाइंस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं समझना, तो इसलिए मैं आपको इतना इजी वे में समझा दूंगा कि आपको कोई परेशानी इसमें होगी नहीं। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको वीडियोस जो लास्ट वीडियो था, जो लास्ट लेक्चर था, उसमें बताया था कि ये 2 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक, जो आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, उसके जो इक्वेशन है उनका उस पर बेस्ड है ये। एग्जाम्पल नंबर 11.1, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है बच्चों ऐसा लाइट जिसके पास एक ही वेवलेंथ है, मतलब एक ही लाइट का वेवलेंथ हो, चाहे रेड का हो, चाहे येलो का हो, चाहे कुछ भी, मतलब एक ही वेवलेंथ होगा। ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाई अ लेजर। द पावर एमिटेड इज 2 × 10⁻³ बोला पावर जो एमिट कर रहा है वो 2 × 10⁻³ है। ठीक है, तो इतना पावर है, इतना फ्रीक्वेंसी है। What is the energy of photon in the light beam? ठीक है, एनर्जी पूछ रहा है कि लाइट बीम, जो लाइट बीम निकल रहा है लेजर से, उसमें कितना एनर्जी होगा। तो उसका फ्रीक्वेंसी मालूम है अपने को, एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला होता है h × म्यू, जहाँ पे h होता है प्लैंक कांस्टेंट, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों को रख दीजिए, h का वैल्यू रख दीजिए जैसे यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रख दीजिए तो मालूम हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा है कि जो लाइट बीम निकल रहा है ना लेज़र से, जो लेज़र से लाइट बीम निकल रहा है उसका कितना, वो कितना एनर्जी लेके आएगा, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी, जो लाइट निकलेगा लेज़र से, उसके पास तो फोटॉन्स होंगे ना, तो उसी में से पूछ रहा है कि भाई ठीक है, इस फोटोन का एनर्जी कितना होगा। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना एमिट होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कि ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितना प्रोड्यूस होगा, इसके लिए देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इस चीज़ के बारे में। हम लोग को पावर दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, पावर दिया हुआ है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो एनर्जी बाई टाइम होता है। इन जनरल फॉर्मूला एनर्जी बाई टाइम होता है। ठीक है, बट यहाँ पर कोई एक फोटोन तो इंसिडेंट हुआ नहीं है, कोई एक फोटोन बाहर निकला नहीं है, यहाँ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है, तो मैं क्या लिखूँगा कि पावर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में मान लीजिए अगर एक सिंगल फोटोन का एनर्जी ई है, ठीक है, तो एन नंबर ऑफ फोटॉन्स का एनर्जी क्या होगा, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स का एनर्जी हो जाएगा एन इंटू ई अपॉन टाइम। तो ये जो एन बाई टी है ना, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एन बाई टी, तो एन बाई टी कितना हो जाएगा, पावर अपॉन एनर्जी, पावर अपॉन एनर्जी। बट यहाँ पर देखिए क्या बोला है आपसे, यहाँ पर ये पर सेकेंड, मतलब टाइम कितना 1 है ना, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन, जबकि ये है क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो पावर दिया हुआ है, एनर्जी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, उसको पुट कर दीजिए। तो पावर दिया हुआ 2 × 10⁻³ रख दीजिए। एनर्जी फाइंड किया हुआ है कि फोटॉन्स का टोटल एनर्जी कितना होगा, उसको रख दीजिए और सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 5 × 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों 11.2, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम and wavelength of the incident light if the photo current is brought to zero by stopping potential of 0.6 वोल्ट। यहाँ पर सीजियम का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने समझाया था बच्चों आप लोगों को कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे कि रिक्वायर्ड है ना, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जिस पे कि कोई भी मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। ठीक है, देखो मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो इस वर्क फंक्शन पे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा जिस पे कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यहाँ से हो सके, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन जो दिया हुआ है ना उसको इक्वेट करेंगे और h से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वर्क फंक्शन यहाँ पे आपको 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है ना, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए
तो आप क्या कीजिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइड कर दीजिए एच के वैल्यू से, ठीक है, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करके आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मालूम हो जाएगा। मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखिए, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो। बोल रहा है कि वेवलेंथ बताइए जब फोटो करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फोटो करंट जीरो मतलब होने का मतलब हो गया एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पर देखिए क्या, अच्छा इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिया हुआ कितना है 0.6 वोल्ट। तो देखिए फोटो करंट रिड्यूसेस टू जीरो व्हेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईवी नॉट। मतलब मैंने समझाया था बच्चों आपको, आप याद कीजिए इस वीडियो लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में समझाया था मैंने कि फोटो करंट तभी जीरो होगा जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो भी जीरो हो जाए, वो भी नहीं पहुंच पाए। जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पहुंच रहा था, उसको भी अगर हम स्टॉप कर दें तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो के मैक्स को हम किसके बराबर करते हैं, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो के मैक्स है ना, उसको हम इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि के मैक्स आइंस्टीन का जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग के मैक्स इज इक्वल टू एच इंटू, देखिए एच सी बाई लैम्डा, ये इंसिडेंट एनर्जी हो गया, माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अब इसको ई वी नॉट लिख दीजिए और अपने को चाहिए यहाँ से लैम्डा, ठीक है ना, तो लैम्डा निकाल लीजिए, ठीक है। ई वी नॉट माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा एच सी बाई ई वी नॉट माइनस वर्क फंक्शन। तो ये लैम्डा यहाँ से निकल जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को रख दीजिए, बस आपको एच का वैल्यू रखना है, सी का वैल्यू रखना है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन रखना है और वर्क फंक्शन रखना है और इसको सॉल्व करना है। और ये इधर में आएगा तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे सारी चीज़ वैल्यू रख करके, तो आपको वेवलेंथ इतना मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी मैं जल्दी अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, सारे चैप्टर्स के, क्लास 12th के पहले, उसके बाद 11th के, क्योंकि पहले क्लास 12th का बोर्ड आएगा, तो इसलिए पहले बोर्ड के लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और जेई के जो PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो आप ज़रूर देख करके वीडियोस प्रैक्टिस कीजिए, आपको जेई में है ना बहुत हेल्प मिलेगा। इवन नीट में भी आपको हेल्प मिलेगा जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेव नेचर ऑफ मैटर। द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, electromagnetic radiation in general comes out clearly from what we have learned in this and preceding chapters. The wave nature of light shows of in the phenomena of interference. ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। The wave nature of light shows of in the phenomena of interference, diffraction, polarization. मतलब वेव नेचर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में तो होता ही है। देखो लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट का जो डुअल नेचर होता है वो कौन कौन सा नेचर होता है, लाइट का एक वेव नेचर होता है, दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। बच्चों वेव नेचर तो यहाँ पे क्लियर है कि हम लोग डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन में देखते हैं, है ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में देखते हैं। जबकि पार्टिकल नेचर किस में होता है, फोटो इलेक्ट्रिक, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, विच इन्वॉल्व एनर्जी, मोमेंटम ट्रांसफर, रेडिएशन, बिहेव्स एज इट इज़ मेड अप ऑफ बंच ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन इफेक्ट विच इन्वॉल्व्स एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर, रेडिएशन बिहेव्स एज इट इज़ मेड अप ऑफ बंच ऑफ पार्टिकल्स, फोटॉन्स, ठीक है। मतलब जो रेडिएशंस हैं वो मतलब ऐसे बने हुए होते हैं जैसे कि ऐसे बिहेव करते हैं, मतलब इस तरीके से बिहेवियर शो करते हैं जैसे कि वो बहुत सारे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, ठीक है। और उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। उसका क्या इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग पार्टिकल नेचर पे। वेदर अ पार्टिकल और वेव डिस्क्रिप्शन इज बेस्ट सुटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग एन एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि वेदर अ पार्टिकल और वेव डिस्क्रिप्शन इज बेस्ट सुटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग
एन एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। कौन सा नेचर एक्सपेरिमेंट में सुटेबल होगा ये एक्सपेरिमेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब हम इंटरफेरेंस करा रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा कि पार्टिकल अपना नेचर क्या शो कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर जैसी पार्टिकल नेचर का ज़रूरत पड़ेगा वैसे वहाँ पर शो करेगा। ठीक है, देखिए ये लुइस विक्टर डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब अपना डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है। क्या होता है ये मैं पूरा बताऊंगा, है ना, इन्होंने दिया है पूरा मतलब इसके बारे में, किसके बारे में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, आगे समझेंगे, मुझे मालूम है कि क्या बोला इन्होंने, बट आगे आपको समझाऊंगा, पहले एक एक लाइन समझते चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द फैमिलियर फेनोमेनन of seeing an object by our eye, both descriptions are important. ठीक है, the gathering and focusing mechanism of light by the eye lens is well described in the wave nature. बोला यहाँ पर the gathering and focusing mechanism of light by the eye lens is well described in wave nature. जो गैदरिंग और फोकसिंग मैकेनिज्म है ना, वो वेव नेचर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। बट इट्स एब्जॉर्प्शन बाय द रॉड्स एंड कोन्स रिक्वायर्स द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब कि फोकस और गैदरिंग करने वाला तो ठीक है, आई लेंस पे बहुत बढ़िया से वेव पे डिस्क्राइब किया गया है, ये देखा गया है, इसको ऑब्जर्व किया गया है बच्चों। बट इट्स एब्जॉर्प्शन बाय द रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द रेटिना रिक्वायर्स द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। क्योंकि जो रेटिना एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, मतलब जो रेटिना का जो कोन्स और जो रॉड्स है ना, जो एब्जॉर्व कर रहा है, वो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना तो बच्चों कहाँ से आता है, फोटोन से आता है। क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि भैया फोटोन है ना, जाके मतलब वहाँ पर इंसिडेंट होता है, मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फोटोन कॉन्सेप्ट है ना, ये भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है जो रेटिना का रॉड्स एंड कोन्स है वो एब्जॉर्व करने में। ठीक है, अ नेचुरल क्वेश्चन अराइज, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो अराइज होंगे ही कि इफ़ रेडिएशन हैज़ ड्यूअल नेचर माइट नॉट द पार्टिकल नेचर। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर कि नेचुरल क्वेश्चन अराइज होगा इफ़ रेडिएशन हैज़ ड्यूअल नेचर। कौन कौन सा नेचर, वेव नेचर, ठीक है, एंड पार्टिकल नेचर। समझ में आया, पार्टिकल नेचर जो कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं। तो बोल रहा है कि यहाँ पे वेव नेचर तो होगा ही, पार्टिकल नेचर तो होगा ही, माइट नॉट द पार्टिकल्स ऑफ नेचर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ऑल्सो एग्जिबिट वेव लाइक कैरेक्टर। बोल रहा है कि अगर लाइट के पास वेव होगा तो फिर पार्टिकल के पास क्यों नहीं होगा, पार्टिकल के पास भी होना चाहिए। ऐसा मतलब एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि भैया जब यहाँ पर है सीधा सा चीज़ कि यहाँ पर कि रेडिएशन के पास वेव नेचर है तो पार्टिकल के पास क्यों नहीं होगा, पार्टिकल के पास होना चाहिए। अब यहीं पे भाई साहब आए डी ब्रॉगली, इन्होंने कहा बिल्कुल होना तो चाहिए, ये बात तो सच है। फिर 1924 में द फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, प्रोनाउंस्ड एज ब्रॉय, मतलब इनको ब्रॉय बोलते हैं, डी ब्रॉय, ठीक है, 1892 से लेकर के 1987 तक मतलब इनका रहा, मतलब इस पर बॉर्न हुए और यहाँ पर डेथ हुआ था इनका। पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर सुटेबल कंडीशंस। मतलब इन्होंने एक बहुत ही बोल्ड हाइपोथेसिस दिया, इनका अपना स्टेटमेंट था। बोला कि क्यों नहीं, अगर वेव नेचर, अगर वेव अपना मतलब जो रेडिएशन है अगर वेव नेचर दिखा सकता है तो पार्टिकल क्यों नहीं दिखा सकता, पार्टिकल भी दिखाएगा। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि मूविंग पार्टिकल्स एक सुटेबल कंडीशंस के अंदर, ऐसे नहीं नॉर्मल कंडीशंस में नहीं, सुटेबल कंडीशंस के अंदर वेव प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे। कौन करेगा शो, पार्टिकल्स करेंगे। कौन से पार्टिकल्स कर सकते हैं, तो कोई भी पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, कोई भी पार्टिकल यहाँ पर शो कर सकता है। He reasoned that nature was symmetrical and that two basic physical entities, matter and energy, must have symmetrical character. इनका ये मानना था, मैंने उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि नेचर, मतलब जो नेचर होता है जो भगवान ने बनाया है, ठीक है, तो वो जो नेचर होता है वो हमेशा सिमेट्री को पसंद करता है। मतलब वो कभी नहीं चाहता है कि कोई भी चीज़ें सिमेट्री में नहीं हो, मतलब बराबर बैलेंस्ड नहीं हो। नेचर तो हमेशा चाहता है कि सब कुछ बैलेंस्ड रहे। तो इन्होंने बोला कि भाई सिमेट्री तो नेचर तो चाहता है सब कुछ सिमेट्री रहे, ठीक है। तो फिर जो ये दो एंटिटीज़ हैं
ये जो टू एंटिटीज़ हैं, जो टू बेसिक फिजिकल एंटिटीज़ हैं, मैटर एंड एनर्जी, ये भी सिमेट्रिकल होना चाहिए। मस्ट हैव, देखिए मस्ट हैव सिमेट्रिकल कैरेक्टर, बस सिमेट्रिकल कैरेक्टर इनके पास भी होना चाहिए, है ना, मस्ट हैव सिमेट्रिकल कैरेक्टर। इफ रेडिएशन शोज डुअल एस्पेक्ट्स, बोला गया कि अगर रेडिएशन डुअल एस्पेक्ट शो करेगा, ठीक है, सो मैटर शुड, मतलब सो शुड मैटर, मतलब फिर मैटर भी करना चाहिए, क्योंकि सिमेट्री के मतलब नेचर के अकॉर्डिंग भाई सिमेट्री पसंद करता है नेचर, तो नेचर पसंद करता है सिमेट्री। तो अगर लाइट के पास मतलब रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर होगा तो फिर मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर होगा। मैटर, देखो मैटर मतलब पार्टिकल, है ना, अब पार्टिकल के पास तो पार्टिकल नेचर है ही ना, उसको क्या चाहिए, सिर्फ वेव नेचर, तो फिर दोनों नेचर वो भी शो करने लगेगा, तो इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने बोला सीधा सीधा, इफ रेडिएशन शोज ड्यूअल एस्पेक्ट्स सो शुड मैटर। डी ब्रॉगली प्रपोज्ड, अब देखो लोगों ने तो ये फिर क्वेश्चन उठाया ना कि ठीक है भाई अगर करेगा तो बताओ, जैसे हमने तो बताया कि भाई फोटोन अगर ये लाइट अगर डुअल नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर शो करेगा, तो हमने तो बताया था कि भाई ठीक है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा, है ना, फोटोन का, तो E/c आएगा। मतलब उनका लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई हमने तो बता दिया कि फोटोन का मोमेंटम का क्या आएगा, अब तुम बताओ कि अगर ये वेव नेचर शो करेगा तो क्या होगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा वेव का, क्योंकि अगर वेव नेचर है तो वेवलेंथ तो होगा ही। तो इन्होंने बोला द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p इज गिवन बाय, इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p इज गिवन बाय, और फिर इन्होंने ये वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया लैम्डा इज इक्वल टू h/p इज इक्वल टू h/mv। क्योंकि ये फोटोन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम स्पीड की जगह पर स्पीड ऑफ लाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, लाइट का स्पीड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें पार्टिकल का स्पीड मान लो कुछ भी होगा, क्योंकि पार्टिकल हमेशा जरूरी नहीं है ना कि लाइट की स्पीड से मूव करेगा पार्टिकल, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा m/v, मतलब वेलोसिटी इसका जो भी दिया हुआ है, ठीक है, वे m इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज इट्स स्पीड इज नोन एज डी ब्रॉगली रिलेशन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, ठीक है, ऑफ द मैटर वेव। एक मिनट इसको जरा हाईलाइट कर दिया जाए। m इज मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इट्स स्पीड, ओके, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसको बोलते हैं इक्वेशन को, एंड मैटर वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब जो ये जो वेवलेंथ है मैटर का, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मैटर वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि इन्होंने दिया था तो इनका देन था, इसलिए इनका मतलब कंट्रीब्यूशन था, इसलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल दिया गया। द डुअल एस्पेक्ट, देखिए द डुअल एस्पेक्ट of matter is evident in the de Broglie relation. On the left hand side of equation, lambda is the attribute of wave, while on the right hand side the momentum p is typical attribute of particle, ठीक है। अब देखिए ये जो मतलब क्लियर है कि जो मोमेंटम होता है ना ये पार्टिकल का होता है, और ये जो वेवलेंथ होता है बच्चों ये तो वेव नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है ना कि भाई पार्टिकल जो मैटर होगा वो मैटर दोनों चीज़ शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। प्लैंक कांस्टेंट h रिलेट्स द टू एट्रीब्यूट्स। इक्वेशन 11.5 for a material particle is basically hypothesis whose validity can be tested only by experiments. However, it is interesting to see that it is satisfied also by photon. For a photon, as we have seen, मोमेंटम क्या होता है बच्चों फोटोन का, मोमेंटम तो फोटोन का अभी जो लिख के दिखाया था मैंने E/c होता है ना, तो हम E की जगह पे क्या लिख सकते हैं एनर्जी, तो h/c, ठीक है। तो देयरफॉर h/p है ना, h/p इज इक्वल टू c/v, और c/v क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, मतलब c/v नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है, v जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से देखिए h/p इज इक्वल टू μ/c, तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है वेवलेंथ। तो यहाँ से देखो फोटोन से भी तो ये चीज़ प्रूव हो रहा है ना बच्चों, फोटोन से भी तो ये चीज़ प्रूव हो ही रहा है कि फोटोन, देखिए यहाँ पर वेव और पार्टिकल दोनों में रिलेशन दे रहा है अपने को प्लैंक कांस्टेंट के थ्रू, और यहाँ भी वही चीज़ मिल रहा है मैटर वेव में भी, ठीक है। दैट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन
that is the de Broglie wavelength of a photon given by equation 11.5 equals the de Broglie wavelength of electromagnetic radiation of which photon is a quantum of energy and momentum. देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, द de Broglie wavelength of photon, ठीक है, equals the wavelength of electromagnetic radiation of which photon is a quantum of energy and momentum. ठीक है, मतलब यहाँ पे अपने को वेवलेंथ के बारे में रेडिएशन दिया गया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटोन का है उसके बारे में, ठीक है, ये वाला, ठीक, और इधर से ये वाला. अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, लैम्डा इज स्मॉलर फॉर हेवियर पार्टिकल. हेवियर पार्टिकल अगर मास ज़्यादा हो तो लैम्डा तो छोटा होगा ही होगा. और मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल de Broglie wavelength ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.12 kg मूविंग विद स्पीड 20 मीटर इज ईजिली कैलकुलेटेड. उसको ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वेवलेंथ सीधे निकाल देना है मास इंटू वेलोसिटी करके और उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से वेवलेंथ इसका मालूम हो जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा इसका. दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट इट इज़ बियॉन्ड एनी मेजरमेंट. दिस इज द रीजन वाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन आवर डेली लाइफ डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज. अब डेली लाइफ में जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक मिनट रुकिए इसको हाईलाइट कर दें, नहीं दिखा सकते हैं वेव नेचर. ठीक है, क्यों नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इनका वेवलेंथ इतना कम होगा कि वो डिटेक्ट होगा ही नहीं, वो मेजरमेंट में पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन द सब एटॉमिक डोमेन द वेव कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल इज सिग्निफिकेंट एंड मेजरेबल, है ना. सब एटॉमिक डोमेन में मतलब मेजरमेंट पॉसिबल है बट डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द de Broglie wavelength associated with an electron moving with speed 5.4 into 10 to the power 6. ठीक है, तो इस स्पीड से मूव करेगा तो de Broglie wavelength क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का. तो बस मास इंटू वेलोसिटी कर देना है, मास इंटू वेलोसिटी कीजिए, मोमेंटम आएगा, फिर यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, h/p कर दीजिए, तो आपको वेवलेंथ बच्चों मालूम हो जाएगा. ठीक है, सीधे h/p करना है, h आपको दिया हुआ है. ठीक है, p आपको यहाँ से आपने कैलकुलेट कर ही लिया, डिवाइड कर दीजिए तो आपको वेवलेंथ मालूम हो जाएगा नैनोमीटर में. और ये नैनोमीटर जो आ रहा है ना, ये डिटेक्टेबल है, ये मेजरेबल है, इसको मेजर कर सकते हैं हम लोग. अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवलिंग विद 30. अब बोला गया कि इलेक्ट्रॉन का तो हो गया, तो आप दूसरा एक बताइए, जब बॉल इतने स्पीड से मूव करेगा तो क्या होगा. तो इसमें देखिए मोमेंटम कितना आएगा, मोमेंटम आएगा इसमें यहाँ पर 4.5. ठीक है, तो इतना कम आया, देखिए 10 to the power -34 में आ रहा है, इस ऑर्डर में आ रहा है, तो ये तो मेजरेबल है ही नहीं ना. द de Broglie wavelength of electron is comparable with X-ray wavelengths. However, for the ball, it is about 10 to the power -19 times the size of proton, quite beyond experimental measurement. मतलब एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से भी बहुत छोटा आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों. ठीक है, तो इसको हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे इसका. ठीक है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता. डेली लाइफ में जो हम चीज़ें देखते हैं उसका वेव नेचर दिखाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बाकी जो हम लोग पढ़े हैं उसी का समरी है ये. ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एटम से स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करके मैं डालूंगा एक्सरसाइज के. ओके, टिल देन बाय एवरीवन. और अगर बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो, है ना, तो और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू बच्चों.